हेलो नमस्कार दोस्तों। हम उत्तराखंड एसआई की जो सीरीज लाए हैं उसके 4 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हमारे 4 पार्ट में 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करते हुए, जो कि 12 जनवरी 2025 को हुआ था, उसका 21वां क्वेश्चन इस प्रकार है। एक महिला धारा के अनुकूल 26 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटे से नाव चला सकती है। धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? ऑप्शन है 5, 2, 10, 21। किलोमीटर प्रति घंटे में है ये सब ऑप्शन। तो देखिए, महिला जो है नाव चला रही है धारा के अनुकूल, मतलब जिस डायरेक्शन में नाव चला रही है महिला या नाव जा रही है उसी डायरेक्शन में हमारी धारा है। धारा मतलब वाटर का फोर्स, पानी, स्ट्रीम। तो दोनों जब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की जो चाल है वो क्या हो जाएगी बताइए? ऐड हो जाएगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में नाव जा रही है उसी डायरेक्शन में पानी का फोर्स जा रहा है, तो वो उसकी स्पीड को बढ़ा देगा और दोनों की स्पीड आपस में ऐड हो जाएगी। हम मानते हैं इसमें, माना नाव की चाल कितनी मानते हैं? x मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा या स्ट्रीम, जो पानी का फ्लो है उसकी चाल y। ठीक हो। अब मुझे बताइए, धारा के अनुकूल, जब धारा के अनुकूल नाव की जो चाल है कितनी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे जब धारा के अनुकूल नाव जा रही है तो पानी का फोर्स भी उसी सेम डायरेक्शन में है, उसी की तरफ है, तो उनकी चाल जो है ऐड हो जाएगी। तो नाव की चाल है हमारी x और धारा की चाल है y, सेम डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगी x प्लस y। सेम धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब अपोजिट डायरेक्शन में नाव बह रही है एक तरफ और जो पानी की स्ट्रीम है, लहर है, उसकी जो डायरेक्शन है वो है अलग डायरेक्शन में। तो मैं आपसे बोलूंगा कि नाव की चाल बताइए प्रतिकूल डायरेक्शन में, कि नाव बह रही है इधर को और जो स्ट्रीम है या धारा है वो है इधर को। तो बताइए आप क्या बोलेंगे, x माइनस वाई कि y माइनस एक्स? देखिए, नाव उसके अपोजिट जा रही है, वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे से जा पा रही है नाव। इसका मतलब नाव की चाल धारा की चाल से ज्यादा होगी, क्योंकि अगर धारा की चाल ज्यादा होती तो नाव चल ही नहीं पाती आगे को। लेकिन यहां पे नाव आगे बढ़ रही है, स्पीड भले ही उसकी देखिए कम हो गई, जब अनुकूल में थी तो स्पीड बढ़ गई, क्योंकि सेम डायरेक्शन में थे, वाटर ने फोर्स लगाया, आगे को बढ़ा, स्पीड बढ़ी है। यहां पे प्रतिकूल डायरेक्शन में है, लेकिन प्रतिकूल में तो है, लेकिन नाव की चाल तभी भी धारा की चाल से ज्यादा होगी, तभी वो नाव चल पा रही है। इसका मतलब x बड़ा होगा y से, तो होगा x माइनस y। यहां पे दिया है धारा के अनुकूल चाल कितनी है, तो बोलोगे 26। हमने यहां से कितना निकाला? x प्लस वाई। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? आप बोलेंगे सर x प्लस वाई की वैल्यू है 26। धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई कितनी चाल है? आप बोलेंगे सर 16। हमें निकालना है धारा की गति या धारा की चाल, सेम बात है, मतलब हमें y की वैल्यू चाहिए। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन को अगर आपस में जोड़ेंगे, ये मान लीजिए पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, इनको आपस में जोड़ेंगे तो आपस में जो लेफ्ट लेफ्ट वाले हैं वो आपस में जुड़ेंगे। समीकरण 1 का x प्लस वाई समीकरण 2 के लेफ्ट से ऐड होगा,
दोनों इक्वेशन को हम जोड़ रहे हैं, तो यहां पे हो जाएगा 26 प्लस 16। y से y कैंसिल होगा, x और x ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 2x। तो 2x की वैल्यू आ गई 42 और यहां से x की वैल्यू आ गई 21 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल है? नाव की चाल। लेकिन एग्जामिनर ने नाव की चाल नहीं पूछी है धारा की चाल। तो ये x की वैल्यू 21 जो निकली है, इसको आप किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो वहां से हमारा y की वैल्यू आ जाएगी। मैं इस x की वैल्यू 21 को समीकरण 1 में रखता हूं, इसमें x प्लस वाई इक्वल टू 26 में। तो x की वैल्यू क्या है? 21 प्लस वाई इक्वल टू 26। यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 26 माइनस 21 दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। तो धारा की गति जो है हमारी 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो कि ऑप्शन ए है। देखिए अगला क्वेश्चन, एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर जाने में लगा समय घंटों में ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 3, 4, 2, 5। एक नाव जा रही है शांत जल में, इसका मतलब जल की कोई स्पीड नहीं है, वहां पे जल रुका हुआ है, शांत है। तो नाव की चाल जो 13 किलोमीटर प्रति घंटा है वो नाव की चाल होगी। तो नाव की चाल कितनी दी है क्वेश्चन में? नाव की चाल आप बोलेंगे जी वो है 13 किलोमीटर पर आवर 13। धारा की गति कितनी है? तो वो भी दे दिया हमको, धारा की गति। धारा की गति या चाल एक ही बात है, यहां पे लिख भी देता हूं। धारा की गति या चाल 4 किलोमीटर पर आवर। तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर जाने में लगा समय। अब मुझे एक बात बताइए, जिस डायरेक्शन में नाव जा रही है उसी डायरेक्शन में वाटर का फ्लो है, धारा भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो नाव की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इन दोनों का जो जोड़ होगा वही धारा के अनुकूल नाव की चाल होगी। लिखते हैं धारा के अनुकूल। देखिए नाव द्वारा धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल नाव की चाल, जिस डायरेक्शन में नाव जा रही है उसी डायरेक्शन में धारा भी जा रही है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी अनुकूल दिशा में। तो 13 प्लस 4 17। धारा के अनुकूल में नाव की चाल हो जाएगी 17 किलोमीटर पर आवर। लेकिन पूछा क्या है? नाव द्वारा धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर जाने में लगा समय। हमें समय निकालना है, टाइम निकालना है। समय का आपको फॉर्मूला पता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी हमें दे रखी है 68 किलोमीटर। चाल क्या हो जाएगी? धारा के अनुकूल ये होगी जो दोनों की ऐड होके आएगी। 13 और 4 17। 17 का भागा 68 में देंगे, 17 चक्को 68, 4 बार पूरा पूरा जाएगा। तो धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर जाने में जो नाव को समय लगेगा वो है 4 घंटे। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, एक आदमी शांत पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है। यदि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहती नदी में उसे किसी स्थान तक जाने और वापस आने में 100 मिनट लगते हैं, तो वह स्थान कितने किलोमीटर की दूरी पर है? ठीक है, एक आदमी शांत पानी में इतने की गति से नाव चला सकता है। तो पानी क्या है? शांत है, मतलब रुका हुआ है। तो ये जो 7.5 किलोमीटर पर आवर है, ये किसकी चाल होगी? ये होगी नाव की चाल, क्योंकि पानी तो रुका हुआ है। ये पूरी की पूरी नाव की चाल है। नाव की चाल कितनी हो जाएगी?
7.5 किलोमीटर पर आवर। यदि 1.5 किलोमीटर पर आवर की गति से बहती नदी, मतलब नदी वही है, धारा जो हम टर्म यूज कर रहे थे, पानी का जो प्रवाह है वही, तो नदी की चाल कितनी है, आपको दिया है 1.5 किलोमीटर पर आवर, यहां पे लिख दीजिए, यह है नदी की चाल। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उसे किसी स्थान तक जाने और वापस आने में 100 मिनट लगते हैं। देखिए वो बोल रहे हैं यहां से कोई नाव जा रही है, यहां से यहां तक, फॉर एग्जाम्पल इसकी मानते हैं यहां से यहां तक की दूरी है d डिस्टेंस, यहां से यहां तक उसे जाने और यहां से फिर उसको वापस आने में 100 मिनट लगते हैं। तो वह स्थान कितने किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, हमें d की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए, नाव की चाल है 7.5 और नदी की चाल है 1.5। एक बार जो नाव यहां से जा रही होगी तो वो वाटर के फ्लो में जा रही होगी, हम मानते हैं नाव भी इधर को जा रही है और वाटर का फ्लो भी इधर को ही है। तो नाव जब एक बार जाते समय यहां पहुंच जाएगी और आते समय जब वापस आएगी तो वाटर के फ्लो के विपरीत दिशा में आएगी। सिंपल भाषा में बताता हूं, नाव यहां से यहां जाने में एक बार धारा के अनुकूल जाएगी और जब वहां से वो वापस आ रही होगी तो वो धारा के प्रतिकूल होगी, क्योंकि पानी का प्रवाह तो एक दिशा में ही होगा ना, या तो इधर को होगा या इधर को होगा। तो नाव जब एक बार जाएगी तो अनुकूल में ही जाएगी और एक बार जब वापस आएगी यहां से यहां आने में तो प्रतिकूल में ही जाएगी। और टोटल उसको ये करने में कितना टाइम लग रहा है, यहां से यहां जाने में और यहां से यहां आने में नाव को, तो वो बोलेगा 100 मिनट का। लेकिन बात हो रही है यहां पे घंटे की, तो हमें मिनट को घंटे में बदलना पड़ेगा। आपको पता है 60 मिनट किसके बराबर होता है, मैं बोलूंगा 1 घंटे के। 1 मिनट किसके बराबर होगा, आप बोलोगे 1/60 घंटे के। लेकिन हमको बदलना क्या है, 100 मिनट, तो 100 मिनट होगा 1/60 गुणा 100 घंटे। 0 से 0 कटेगा, 2 से ये 5 बार कटेगा, 2 से ये 3 बार कटेगा, तो आ जाएगा 5/3 आवर या 5/3 घंटे। हमने इस 100 मिनट को घंटे में बदल दिया क्योंकि ये यूनिट जो है सब घंटे में ही है। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, आवर की बात हो रही है। इतना हमारा क्लियर हो गया। अब वो बोलता है पूरा उसको यहां से यहां जाने और यहां से आने में कितना टाइम लग रहा है, 5/3 घंटे। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, समय इक्वल टू दूरी बट्टे चाल, पढ़ा है। वो बोल रहा है उसको यहां से यहां जाने और वापस आने में टोटल कितने घंटे लग रहे हैं, तो आप बोलोगे 5/3 घंटे टोटल, तो 5/3 समय इक्वल टू दूरी बट्टे चाल। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, आप बोलोगे d। नाउ पहली कंडीशन में यहां से यहां जा रही होगी, माना धारा के अनुकूल जा रही है, तो धारा के जब अनुकूल जाएगी तो नाव और नदी की चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ऐड हो जाएगी अनुकूल दिशा में। तो कितनी है नाव की चाल, आप बोलोगे 7.5 और नदी की है 1.5। अब हमारी नाव यहां पहुंच गई। अब नाव जब यहां से यहां आएगी तो वो आएगी नदी के विपरीत दिशा में। नदी के विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी, नाव की चाल माइनस नदी की चाल प्लस, वही चीज हम करेंगे। टोटल समय लगा इतना, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, यहां से यहां तक के लिए। फिर अब यहां से यहां तक के लिए भी तो यही यूज होगा,
तो समय इक्वल टू दूरी बट्टे 4, लेकिन धारा के प्रतिकूल दिशा में -1.5। हम यहां से सॉल्व करेंगे इसे, 5/3 इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5 और 1.5 9 प्लस d अपॉन, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 6। ठीक है, इससे आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। इससे आगे मैं इधर की साइड यहां पे सॉल्व करता हूं, आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ करता हूं। ठीक है, इतना मैं रफ कर देता हूं। देखिए, इससे आगे की लाइन मैं यहां पे बता रहा हूं, 5/3 इक्वल टू d अपॉन 9 प्लस d/6। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम कैसे करते हैं, 5/3 जो हर में होते हैं 6 और 9, उनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होता है? छोटी से छोटी संख्या जिसमें दोनों का भागा जाता है। तो आप बोलोगे 18 ही ऐसे छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दोनों का भागा जाता है, मतलब 18 ही 6 और 9 का एलसीएम है। तो 9 से कितनी बार भाग जाएगा इसमें? 9 का भागा इसमें देते हैं, तो आप बोलोगे 2 बार, और उस 2 की गुणा इससे होगी d से, तो 2 गुणा d लिखो या 2d, एक ही बात है। प्लस 6 का भाग 18 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार, और इस 3 की गुणा d से होगी, तो 3 इंटू डी या 3d, एक ही बात है। इसको हम सॉल्व कर देंगे, 2d प्लस 3d, तो कितना आएगा? 5d प्लस 18। इसका मतलब हमारा आ गया 5/3 इक्वल टू 5d अपॉन 18। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी यहां मल्टीप्लाई होती है, इसकी यहां मल्टीप्लाई होती है, तो कितना आएगा? 18 पंजे 90, 90 इक्वल टू 15d, और d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90/15, मतलब 6। तो 6 किलोमीटर की दूरी पे ये स्थान होगा, मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो 6 किलोमीटर होगी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए, एक बार मैं आपको और बताता हूं, इस क्वेश्चन में समझने वाली बात यहां पे थी। वो बोल रहा था कि एक नाव जो है यहां से यहां तक जाती है और वापस आती है, तो उसे टोटल 5/3 घंटे लगते हैं या 100 मिनट लगते हैं। आप मुझे बात बताइए, नाव जब एक बार यहां से जा रही होगी, माना धारा की दिशा इधर की साइड है, उसी की साइड है जिस तरफ नाव की डायरेक्शन है, तो एक बार नाव और धारा की जो दिशा स्पीड है वो ऐड हो जाएगी, कब? धारा के अनुकूल, जो हमने ऐड करी है। अब जब नाव यहां पहुंच जाएगी तो धारा तो उधर को ही बह रही होगी। अब देखिए, धारा इधर बह रही है, इधर की साइड, लेकिन नाव अब इधर को आएगी, तो दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन में होने में क्या होगा? नाव की चाल में से धारा की चाल हम माइनस करेंगे। और आपको पता है नाव की चाल में से माइनस क्यों करा? क्योंकि नाव की चाल ज्यादा होगी धारा की चाल से, तभी नाव चल पा रही होगी, उसमें से हमने इसको माइनस करा, और हमारा यहां से सॉल्व करके आंसर आया d इक्वल टू 6, ऑप्शन डी। देखिए, अगला क्वेश्चन है एवरेज वाला। 40 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 50 रन है, उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 170 रन अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो उसका औसत 2 रन गिर जाता है, तो उसका अधिकतम स्कोर है। सबसे पहले औसत का फॉर्मूला मैं एक बार और लिख देता हूं। पिछली क्लास में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं औसत के फॉर्मूले का। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ वैल्यूज, जितनी भी सम वो वैल्यूज होती है उनका योग, मतलब संख्याओं का योग, या संख्याओं का योग अपॉन कुल नंबर, या संख्याओं की जो जितनी भी जो संख्याएं हैं उनकी संख्याओं की संख्या। सम ऑफ वैल्यू अपॉन वैल्यू ऑफ नंबर्स,
नंबर ऑफ वैल्यू। ठीक, औसत का फॉर्मूला क्या है मैं मुंह से बोल देता हूं, यहां पे क्लियर नहीं दिख रहा तो संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं की संख्या। अब इसमें हम करते हैं 40 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 50 रन है। ठीक है, मैं बोलूं उसका 40 पारियों में टोटल रन कितने होंगे, तो देखिए आप बोलेंगे यही चीज, देखिए औसत हमें दे रखा है कितना 50, इस क्वेश्चन में औसत दे रखा कितना 50, और संख्याओं की संख्या मतलब टोटल जो इनिंग्स है वो कितनी है, आप बोलेंगे 40, तो हर की वैल्यू भी हमें दे रखी है। तो मैं बोलूं 40 पारियों का क्या जोड़, जो 40 पारियों में उसने टोटल रन मारे हैं वो नहीं निकल जाएगा, आप बोलेंगे जी निकल जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके। यही चीज है ये 50 औसत इक्वल टू 40 पारियों का योग बट्टे संख्याओं की संख्या, मतलब टोटल कितनी इनिंग्स उसने खेली है, तो टोटल इनिंग्स कितनी खेली है 40। तो मैं बोलूं 40 पारियों का योग क्या होगा, तो आप बोलेंगे जी इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, ऐसे तो करते हैं मल्टीप्लाई, हर में कुछ नहीं है तो हम एक मान लेंगे और इनकी मल्टीप्लाई ऐसे होती है, क्योंकि हर में एक मानेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 50 बट्टे 1 बोलो या 50 बोलो एक ही बात है। तो 40 पारियों का योग कितना आ गया, 40 पारियों का योग बराबर 50 गुणा 40, तो कितना हो जाएगा 2000। आगे में बोलता है उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 170 रन अधिक है। उसके मान लेते हैं उसका न्यूनतम स्कोर है, हमें पता नहीं है तो हम मान लेते हैं न्यूनतम स्कोर x, माना न्यूनतम स्कोर x, और जो उसका अधिकतम स्कोर है वो क्या है, अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 170 अधिक है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए, मतलब ये 2 इनिंग जो उसने खेली है इनको हटा दिया जाए, तो उसका औसत 2 रन गिर जाता है। तो 2 इनिंग को अगर हम हटा देंगे तो उसकी अब इनिंग बची कितनी, पारी बची कितनी, टोटल पारी थी 40, 2 इनिंग हमने हटा दी, तो अब जो उसकी इनिंग बची वो बची 38 इनिंग, 38 इनिंग्स या 38 पारी। 2 पारी हटाने से उसका एवरेज क्या हो गया, 2 रन गिर जाता है, मतलब पहले एवरेज कितना था 50, तो अब 38 इनिंग्स का एवरेज कितना हो गया, 38 इनिंग का एवरेज कितना हो गया, आप बोलोगे अब हो गया 48। मैं आपसे बोलूं 38 इनिंग्स में उसने टोटल रन कितने मारे होंगे, तो आप यही चीज बोलोगे, औसत हमको पता है अब 48, टोटल रन कितने मारे मतलब 38 इनिंग्स का सम बट्टे संख्याओं की संख्या मतलब 38 इनिंग्स। तो दूसरी भाषा में मैं बोल सकता हूं कि 38 इनिंग्स या पारी में बनाए टोटल रन या कुल स्कोर, तो आप बोलोगे एवरेज कितना हो गया, 2 कम हो गया, तो अब हो गया कितना, हमारा पहले था 50 तो अब हो गया 48, गुणा इनिंग्स कितनी है, पहले 40 थी, 2 हट गई, ये वाली ये दोनों हट गई, तो अब हो गई 38 इनिंग्स, तो 40 गुणा 38। इसको हम सॉल्व करेंगे 40 गुणा 38, तो हम 48 को क्या लिख सकते हैं, 50 माइनस 2 गुणा 38। कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहेगी, हम कर सकते हैं। देखिए 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 5 या 15 और 4 19, 1900 आ गई, 1 0 बचा हुआ था, माइनस 38 दूनी 76, 76, 1900 में से 76 घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4,
9 में से 7 गया 2, यहाँ पे 8 1। तो 38 इनिंग्स में बनाए गए रन कितने हैं? 1824। और टोटल 40 इनिंग्स में कितने रन बनाए उसने? 2000। जो ये कमी आई है 2000 से 1824 के बीच में, वो किसके कारण आई होगी? वो आई होगी इन 2 इनिंग्स के कारण जो हमने नहीं जोड़े। टोटल 40 इनिंग्स में इतने रन है, 38 इनिंग्स में इतने रन है। तो इसमें से जो इसको घटाएंगे वो किसके बराबर आएगा? इन दोनों के जोड़ के बराबर। क्योंकि जो ये कमी आई है 2000 में से 1824, ये इन 2 इनिंग्स की वजह से ही आई है। हमें निकालना क्या है? उसका अधिकतम स्कोर, मतलब x प्लस 170 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, मैं बोलता हूं 2 इनिंग्स में, 2 इनिंग्स मतलब यही वाली। तो 2 इनिंग्स में कितने रन बनेंगे? 2 इनिंग्स में बने रन, आप बोलोगे 2 इनिंग्स में होगा टोटल 40 इनिंग्स माइनस 38 इनिंग्स, तो ये हो जाएगा 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 8 गया 1, 176। और 2 इनिंग्स में टोटल रन कितने बने? x प्लस 170। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहां पे सॉल्व करता हूं इसको, आगे जगह थोड़ी कम हो गई है। इन 2 इनिंग्स में बने रन कितने हैं? x प्लस 170, मतलब 2x प्लस 170 बराबर होगा किसके? 176 के। क्योंकि टोटल 40 इनिंग्स में बनाए रन कितने हैं? 2000। 38 इनिंग्स में बनाए रन कितने हैं? 1824। तो जो इसमें ये कमी आई है 176 की, ये 2 इनिंग्स के योग के बराबर होगी। तो यहां से मैं निकालूंगा अगर 2x की वैल्यू, तो आप बोलोगे 176 माइनस 170 दैट इज 6। x की वैल्यू 6/2 मतलब 3। लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं पूछी, हमसे पूछी अधिकतम स्कोर x प्लस 170, मतलब x की वैल्यू 3 प्लस 170 मतलब 173। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।